उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में कोरोना के केस की रफ्तार कमी है। प्रदेश में कोरोना के 619 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक 44 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 289 एक्टिव मरीज हैं। सरकार ने बच्चों में तीसरी लहर को लेकर टीका लगाने की तैयारी भी कर ली है। राज्य में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेगा टीका। तीसरी लहर से बचने के लिए फ्लू निमोनिया का टीका लगाने की भी तैयारी शुरू। तो राजधानी देहरादून में उत्तराखंड में अब कोरोना की केस की जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम है। प्रदेश में कोरोना के 619 नए मरीज सामने आए। अब तक 44 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 289 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। हालांकि टीका लगाने की तैयारी राज्य में अब लगभग पूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा ताकि संक्रमण की रफ्तार से बच्चों को बचाया जा सके। और जिस तरीके से एक और महामारी ने देश की चिंता बढ़ाई है उससे भी लोग निजात पा सकें। तो उत्तराखंड में सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए व्यापार मंडल तल्लीताल और मदती ताल के व्यापारी वर्ग के ने अलग अलग प्रदर्शन कर विरोध जताया है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि कोविड के दौरान व्यापारियों ने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अब व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो व्यापार मंडल ने 2 टूक में सरकार को जवाब दिया है। अगर जल्दी सरकार की तरफ से दुकानें नहीं खोली जाती है तो वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे दुकानों को। तल्लीताल में व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने सभा की शुरुआत शंखनाद उद्योग के साथ और उम्मीद जताई है कि सरकार का व्यापारियों की पीड़ा पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंद बाजारों से आर्थिक संकट के साथ व्यापारियों का मनोबल भी अब टूटता जा रहा है। ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ व्यापारी मंडल के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की आप व्यापारियों की प्रदर्शन करते हुए ये पूरी तस्वीर। दुकानों को खोलने की व्यापारियों के द्वारा यहाँ मांग की गई। कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड के अंदर लगा हुआ है और कोरोना कर्फ्यू लगने के कारण व्यापारियों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और इसी कारण 1 जून से ही व्यापारी वर्ग प्रदर्शन पर उतारू है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुड़की की। रुड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी जा रही कोरोना सुरक्षा किट में पूरा सामान न होने की शिकायत भाजपा नेता एवं नगला इमरती समिति के चेयरमैन रवि राणा ने मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किट में मास्क और गोलियों के अलावा कोई सामान नहीं है, जबकि डब्बे के बाहर लगी सूची के अनुसार उसमें सैनिटाइजर और अन्य कई सामग्री होनी चाहिए थी। रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में बताया गया है कि हरिद्वार जिले में जो कोरोना किट बांटी जा रही है उनके बॉक्स के बाहर जो सामान की सूची लगाई गई उसमें वो सामान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनमानस के बीच जहां पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं उससे ज्यादा इन किटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि को नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि उस किट के अंदर जो सामान बताया गया वो उसमें मौजूद नहीं था। रविंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वो इस प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई भी करें। कोरोना काल में किटें बांटी जा रही हैं, लेकिन इनकी जो शुरू में किटें आई उनमें सारा सामान था। एक सबसे बड़ी मेन चीज़ है उसमें गाइडलाइन थी, पेपर थे कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है कैसे नहीं। लेकिन अब कुछ जगह पे सिर्फ विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, विभागीय कर्मचारियों के द्वारा उसमें जो है लिपापोती की जा रही है। उसमें किसी में कहीं पर किट जा रही है उसमें सैनिटाइजर नहीं है, कहीं पर मास्क नहीं है और 3-4 सामान जो उसके अंदर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं है, लेकिन बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है। तो जब हमारी कोई आशा कार्यकर्ता या अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
वो किसी को देते हैं तो लोग जब उस पर पढ़ते हैं तो उस पर वो बोलते हैं कि इसमें ये सामान नहीं है, तो उसकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही थी। इस वजह से मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे एक एप्लीकेशन भी लिखी है, उन्हें जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी है। और आज हरिद्वार में आए हुए थे, मेरी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है और जल्दी आज इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर होगा। तो खबर चमोली से, जहां एक बार फिर से जिले में वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद 18+ के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में यहां वैक्सीन समाप्त हो गई थी, जिस कारण युवक युवतियों में निराशा देखी जा रही थी। लेकिन वैक्सीन की एक और खेप आने के बाद युवाओं दोबारा स्लॉट बुक करवाना चालू कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह रावत ने कहा है कि चोपता क्षेत्र के लोगों ने उनके यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत करने के लिए शासन प्रशासन का धन्यवाद भी किया। तो उत्तराखंड के चमोली के अंदर वैक्सीन की खेप एक बार दोबारा जिले में पहुंची। अब एक बार फिर से 18 साल से उम्र वाले जो लोग हैं, 18 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आज जो है ये वैक्सीन का कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोपता श्री लक्ष्मण सिंह रावत, उपाध्यक्ष जिला पंचायत चमोली द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के तकरीबन 90 नौजवान और बालिकाएं, महिलाएं यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य में रजिस्ट्रेशन करा चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारा जो ये क्षेत्र है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं जो 18 साल से 45 साल के नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनको नारायणगढ़ जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली में आजकल लॉकडाउन के चलते गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से मैंने विशेष सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे 18+ का टीकाकरण 12 मई से शुरू हो चुका है। हम इसमें बहुत आगे पहुँच चुके हैं। आज हमारे यहाँ पे टारगेट था 90 का। 90 में से हमने 90 लोगों को लगा चुके हैं, उसमें से कुछ प्रधान लोग भी हैं। और हम उसके बाद टीका लगाने के बाद निगरानी कक्ष में रखते हैं, उनको 30 मिनट के लिए अपने देखभाल में रखते हैं। 30 मिनट के बाद उन लोगों को भेजते हैं, उनको PCM के टैबलेट देने की सलाह देते हैं। हमारे हॉस्पिटल से वो PCM लेके जाते हैं। इसका पालन हो रहा है। हमें भी सब स्लॉट बुक करके आ रहे हैं, तो हमें भी सुविधा हो रही है। हमारा टाइम बहुत बच रहा है, उससे स्लॉट से हमें बहुत सुविधा ही हो रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश प्रवक्ता नवीन परिशाली की अध्यक्षता में हुई है प्रेस वार्ता। टीकाकरण और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर साधा गया है निशाना। राज्य सरकार कोरोना मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरीके से असफल। राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। राज्य सरकार कोरोना मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरह विफल, ये कहना था उनका। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। टीकाकरण और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार के खिलाफ यहां बयानबाजी की गई। राज्य सरकार कोरोना मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरह से विफल। उत्तराखंड के अंदर देहरादून में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है, जमकर विरोध जताया गया है। राज्य सरकार के खिलाफ निशाना साधा गया। आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता नवीन परिशाली की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई, पूरी प्रेस वार्ता हुई। टीकाकरण और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। राज्य सरकार कोरोना मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरह से विफल। तो सितारगंज में आम आदमी पार्टी की एक जिला स्तरीय बैठक हर गांव कोरोना मुक्त अभियान को लेकर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बिशन दत्त जोशी के आवास पर संपन्न हुई है। दिल्ली टीम से आए पार्टी के जोनल प्रभारी श्री धर्मवीर अवाना की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस बैठक में हर गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। किच्छा, सितारगंज, नानमखत्ता व खटीमा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कोरोना किट भी बांटी गई। इस किट में
मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंक, बायो D3, पैरासीटामोल, डॉक्सी, थर्मल गन, ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर हैं। अवाना जी के इस बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा है कि चारों विधानसभा आज से ही गांव-गांव जाकर लोगों की ऑक्सीजन व टेम्परेचर चेक कर जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी बांटेंगे। हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के लिए हरी झंडी दिखा के वहां से कुछ गाड़ियां रवाना की थी, जिसमें एक किट है और हर विधानसभा के लिए वो 28 किटें पार्टी की तरफ से आई हैं। तो हर घर पे जाके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता की ये मदद करेंगे अपनी तरफ से कि इस कोरोना काल में लोगों की ये हेल्प हो सके। आम आदमी पार्टी की ये मुहिम है। नानकमत्ता विधानसभा को पूरी तरीके से कोरोना मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और नानकमत्ता के साथ साथ खटीमा, सिदारगंज, पिच्छा विधानसभा में भी चारों विधानसभाओं का एक जिला है और चारों विधानसभाओं में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को करेंगे। और आज अभी इससे तुरंत बाद से जो है हमारी जो है टीमें इस कार्यक्रम के लिए लग जाएंगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि कोरोना जो एक नाम का जो एक राक्षस है उसे हम यहाँ से भगा सकें। तो खबर दिनेशपुर से, जहां मिशन हौसला के तहत क्षेत्र के युवाओं ने संकल्प फाउंडेशन द्वारा दिनेशपुर के थाना परिसर की साफ सफाई के साथ पूरे परिसर को सैनिटाइज किया। आपको बता दें कि संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए युवाओं ने ये जिम्मा उठाया है। उन्होंने पहले ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और अस्पतालों को सफाई करते हुए सैनिटाइज किया, जिसके बाद निजी खर्चों से एक एम्बुलेंस जनता की सेवा में नियुक्त कर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेस है। तो उत्तराखंड के दिनेशपुर में मिशन हौसला के तहत क्षेत्र के युवाओं ने संकल्प फाउंडेशन के दिनेशपुर के थाना परिसर में साफ सफाई की है, पूरे परिसर को सैनिटाइज किया है। संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए युवाओं ने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का जिम्मा उठाया है। उन्होंने पहले ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और अस्पताल को साफ करते हुए उसे सैनिटाइज किया है। बता दें आपको कि निजी खर्चों से एक एम्बुलेंस जनता की सेवा में नियुक्त कर गया है, ताकि आने वाले समय में संक्रमण को देखते हुए अगर किसी मरीज को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है तो बिना किसी परेशानी के उसे एम्बुलेंस मिल सके। ये जो एम्बुलेंस है वो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पूरी तरीके से लेस है। हमारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है संकल्प फाउंडेशन। हमने इसके तहत आज दिनेशपुर थाना में सैनिटाइजेशन किया है और हमारे डीजीपी साहब का जो मुहिम चल रहा है मिशन हौसला, हमने उसके तहत एक एम्बुलेंस सेवा भी चालू की गई, जिसमें हमारे दिनेशपुर थाने का भी भरपूर सहयोग मिलता है और हमने उसी के तहत सैनिटाइजेशन किया है और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य ही यही है कि सेवा ही संकल्प है। खबर हल्द्वानी से, जहां कोरोना सहित अन्य बीमारियों के कारण एक महीने में ही 800 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम की ओर से सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक मई महीने में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 533 पुरुष और 277 महिलाएं इसमें शामिल है। अस्पताल में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने कहा है कि मई महीने में सुशीला तिवारी अस्पताल में सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई। ऐसे में लोग मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ा आंकड़ा सामने आया। अप्रैल माह में 221 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और मई में ये बढ़कर 800 हो गए। ये देखिए, जो भी ये मृत्यु जो हल्द्वानी हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होगी, तो उनकी जितने भी, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो बेस महिला अस्पताल को छोड़कर सारे हमारे द्वारा ही यहाँ से निर्गत किए जाते हैं। तो ये जो भी निगम के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, तो कोरोना काल में किसानों की स्थिति खराब नजर आ रही है। उनकी फसलों के दाम देने वाले नजर नहीं आ रही हैं। इस समय तरबूज की फसल का समय है और किसानों की तरबूज की फसल अच्छी होने के बाद भी उनके दाम देने वाला कोई नहीं है। कोरोना काल में खरीदारों की कमी की वजह से किसान परेशान हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद ना मिलने से किसान कर्ज के नीचे दब गए हैं। तरबूज की फसल करने वाले किसानों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से तरबूज कम दामों में बिक रहे हैं, जिसकी वजह से ही मंडी ले जाने वाली गाड़ी का भी किराया नहीं निकल पा रहा है। जो पूंजी आधार लेकर
लगाई गई थी वो वापस भी नहीं आ पा रही और अब वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये तरबूज की फसल कर रहे जी, लौकी है, जैसे हमारा तरबूज है, घिया है हमारी, और ये तरबूज में जी हमारा मच्छर भी है, जहाँ कबाड़ सवाड़ जो भी हो रहा है, लेकिन हम तरबूज मंदा बिक रहा है इस टाइम का लॉकडाउन की वजह से। न गाड़ी का भी किराया पूरा नहीं होता जी, ये 3-4 रुपये किलो बिक रहा है जी। तो कोई आप लोगों को कोई सहायता मिलती है सरकार की तरफ से? नहीं जी, कोई सहायता नहीं मिली सरकार की तरफ से जी। कोई सहायता नहीं जी। कितना परिवार है आपका यहाँ पर? ये 8-10 लोग हैं हम यहाँ पे जी। फसलें तो कर रहे हैं लेकिन मजबूरी का बहाना हो रहा जी। इसमें एक तो पैसा पूरा नहीं हो रहा जो लग जा, जो और जो मान लें फसल यानी जो मान लें तरबूज लेके जाए जी, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा जी, जहाँ बस किराया पूरा कर रहे हैं जी। वैसे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा जी। अब जो सरकार आई है, लेकिन जो फ़ायदा जब भी होगा जब मान लेते जी का माल बिका इंसान का, जो मान लें हम लेके जाएंगे माल और जो 2 रुपये बने वैसे तो जब भी तो फ़ायदा होगा जी। इससे तो बहुत बुरी चल रही है अभी तो लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खोलने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार को जुगाने के लिए थाली व शंख बजाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारी को कर्फ्यू से राहत देने व बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। व्यापार मंडल के आह्वान पर, जिला व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआं की ओर से भी थाली बजाओ शंख बजाओ कार्यक्रम के तहत समस्त व्यापारी को 2 घंटा 4 घंटा जो भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिले, सारे व्यापारी को मिलना चाहिए। सारे व्यापारी भुखमरी की स्थिति में सारा बाजार खुलना चाहिए। जैसा प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन होगा। की तरफ से आज जो कार्यक्रम किया है हमने थाली बजाओ, हमारी मांग है कि सारी दुकानें खुलें, भले ही 1 घंटे खुले, लेकिन सारी दुकानें खुलनी चाहिए। सारा व्यापारी इसमें बेरोजगारी से तंग है, घर में बच्चे पालना मुश्किल है। लालकुआं में ओवरलोड के खिलाफ शिकंजा कसने में प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। रात दिन ओवरलोड वाहन फर्राटा भर रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में रेता बंजरी लेकर ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। दिन में भी इनका इजाफा बना रहता है। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना की नौबत बनी रहती है। पाबंदी के बावजूद भी फर्राटा मारते ओवरलोड ट्रक शहर से गुजरते रहते हैं और अकेले लालकुआं क्षेत्र में ही रेता बंजरी भरे ओवरलोड ट्रकों की संख्या सैकड़ों में है, जो कि क्षेत्र में संचालित क्रैशरों उपखनिज भरकर दूसरे राज्यों को जाते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों की लागत से बनी सड़कें ध्वस्त हो रही है और सरकार को राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है। बेसिकली ओवरलोडिंग मेरी जानकारी में शायद ना हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक कराऊंगा, क्योंकि हर जगह बॉर्डर पे आपको पता ही है, चाहे यहाँ हो या उधम सिंह नगर, हर जगह आज की डेट में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चेकिंग हो रही है। अगर उनके सामने से ओवरलोड निकल के जा रहा है तो फिर ये गलत बात है। ऐसी कोई होगी तो उसके ऊपर हम कार्रवाई। खबर लक्सर से, जहां स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने लक्सर में टीकाकरण से वंचित 45+ वाले लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें अभियान के तहत 20 टीमों ने 32 गांव में टीके लगाए। सीएमओ, एसडीएम और सीएससी अधीक्षक ने दिन भर केंद्रों पर घूमकर अभियान की समीक्षा भी की। तो लक्सर के अंदर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की टीम ने टीकाकरण से वंचित जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था, जिसमें 45 साल की उम्र वाले लोग थे, उन लोगों के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत 20 टीमों ने 32 गांव में टीके लगाए हैं और इस दौरान सीएमओ, एसडीएम और सीएससी अधीक्षक ने दिन भर केंद्रों पर घूमकर अभियान की समीक्षा की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, कोरोना को देखते हुए ये अभियान है, 20 टीम ने 32 गांव में घूमकर लोगों का टीकाकरण करा है, ज्यादा जानकारी बताएं गोविंद। बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से कोविड के मामले जो है पूरे उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी कोविड के दौर में जो है कोरोना के ग्राफ में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार टीकाकरण पर जोर दे रहा है, तो आज जो है 20 टीमें जो है 32 गांव में जो है आज घूमकर जो टीकाकरण किया गया। इसमें जो है एसडीएम सहित जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी थे, खुद सीएम ने भी जो है गांव-गांव जाकर जो है पूरे केंद्रों पर फोकस किया। साथ ही जो है बताना चाहूंगा सुरभि, जिस तरह से आज टीकाकरण हुआ है तो कम से कम इस पूरे गांव में जो है 2440 लोगों को आज टीकाकरण होना था। 20 टीमें लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार जो टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मंगलौर की। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पंचायती राज भी अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। पंचायती राज विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ गांव-गांव में जाकर शिविर लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करके टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहा है। मंगलौर के बिंझौली गांव में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शंकरदीप ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति लोग जागरूक नहीं थे, किस कारण बहुत कम संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया था। लोगों में टीकाकरण के प्रति भय का माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण के प्रति उत्साह नजर आया है। तो 80 लाख रुपए की लागत से स्वीकृति मेरा गांव मेरी सड़क योजना का शिलान्यास करने मसूरी के ग्राम सभा कियारकुली गांव पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री गणेश कुमार जोशी। इस दौरान गणेश कुमार जोशी ने कहा है कि वो जल्दी ही अपने 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने वाले हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेसी विधायक पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जनता ने देख लिया है। मसूरी विधानसभा की तुलना में राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास नहीं हुए। मसूरी में अनेकों योजनाएं स्वीकृत है, कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है, जिसमें 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना, 300 करोड़ से ऊपर पुरफुल मसूरी रोपवे योजना, मसूरी में विद्युत लाइनों की भूमिगत करने की योजना के साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका कार्य फिलहाल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के काम हमने यहाँ पर करा चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। आज लगभग 80 लाख की शिलान्यास और लोकार्पण हमने यहाँ पर किए हैं। अभी कुछ मांग पत्र मुझे दिए गए थे, मैंने तुरंत उनको स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम कर रही है। मैं शीघ्र ही अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूँ कि 10 साल के अंदर मैंने मसूरी के लिए क्या किया, और 10 साल मुझसे पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक उन्होंने क्या किया। आज मसूरी की हमारी पेयजल योजना जो 144 करोड़ की सेंटर से विकास का काम चल रहा है। मसूरी में आईसीयू नहीं होता था, लोगों को नीचे जाना पड़ता था, आईसीयू हमने वहां पर बना दिया है। तो उत्तराखंड के सैनिक एवं औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड होटल एसोसिएशन कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें आपको कि मसूरी होटलियर और अपने निजी खर्चे पर उन्होंने होटल वर्कर्स को कोविड वैक्सीन भी लगवाया, जिसका आज गणेश जोशी ने विधिवत उद्घाटन किया है। जोशी ने कहा है कि होटल एसोसिएशन के इस प्रयास के लिए वो उन्हें साधुवाद देने आए हैं। मसूरी में गणेश जोशी ने होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन भी बांटा। उनका ये भी कहना था कि बीजेपी सेवा की संगठन की ओर से उन्हें ये सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है। तो खबर लक्सर से, जहां नकली दवाइयों की बिक्री की सूचना पर ड्रग विभाग और नारकोटिक्स सेल की स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लक्सर के देहात में मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बंद मिले एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर की दुकान सील कर टीम ने इस दौरान 2 मेडिकल स्टोरों से दवा के 5 सैंपल भी जब्त किए। लक्सर देहात से कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ नकली दवाइयाँ और नकली दवाइयों का जो है व्यापार किया जा रहा है। इसी के चलते एसटीएफ सब इंस्पेक्टर प्रियंका भारद्वाज और मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ यहाँ पर विजिट किया गया है। कुतुबपुर, खड़ंजा और खुर्द कुछ यहाँ पर इंटीरियर एरियाज है, वहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और कुछ मेडिकल स्टोर खुले पाए गए और कुछ तो बंद करके भाग निकले, और जिन पे जो खुले थे वहाँ पर उनके पास लाइसेंस तो पाया गया है। हालांकि जो है मेरे द्वारा नकली दवाइयों की जो कुछ दवाइयाँ मुझे ऐसी मिली हैं जो कि मुझे सस्पेक्टेड लगी, उनके मेरे द्वारा सैंपल लिए गए हैं। 5 सैंपल मैंने लिए हैं। बाकी जो है उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो जो है सही तरीके से दवाई का वितरण करें और किसी भी तरीके की अनियमितता। तो उत्तराखंड राज्य के विकासनगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर 120 मेगावाट क्षमता के साथ विद्युत परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। यमुना घाटी बांध लखवाड़ व्यासी प्रभावित समिति के बैनर तले लोहारे गांव के लोगों ने व्यासी प्रोजेक्ट साइट पर मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। विरोध स्वरूप
गांव के लोगों ने परियोजना का कार्य रुकवा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि व्यासी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान ही शासन प्रशासन के द्वारा प्रभावित लोहारी गांव के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लोहारी गांव के ग्रामीण हैं, यहाँ पर आए हैं। जो हमारा व्यासी प्रोजेक्ट है, इसमें इनके जो भूमि उसमें डूब क्षेत्र में आने वाली है, उसके तहत इनकी कुछ मांगे हैं, समस्या हैं। तो उसी पे आज उसी के संबंध में हमने इनके गांव से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, तो जिससे अभी वार्ता की गई है और कल भी इनके साथ वार्ता की गई थी। तो अभी जो भी इनकी समस्याएं, जो भी इनकी बिंदुएं हैं, उन पर हमने वार्ता की है और हम भी अपने उच्च अधिकारियों तक ये उनकी जो समस्या हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। और साथ में मैंने ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि वो भी आपस में विचार करके, कुछ पॉइंट्स हमने भी रखे हैं कि उनको भी वो आपस में विचार करके एक सहमति बने और सहयोग से फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे गांव वालों को भी कोई नुकसान ना हो और उनकी समस्या का भी हल हो जाए। और मैं इस टाइम मौजूद हूँ विकास नगर क्षेत्र के जुड्डो लोहारी गांव में, और यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो रही है 120 मेगावाट, जो कि 90% कार्य पूर्ण हो गया, 10% मात्र बचा हुआ है। और अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बांध प्रभावित क्षेत्र है, लोहारी गांव के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और कुछ हमारे साथी भी इसी गांव के, इनसे जानते हैं कि ये बताएं सर कि आप लोग जो है यहाँ पर धरने में बैठे हुए, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि ये जो परियोजना बन रही है व्यासी बांध परियोजना, इससे लोहारी एक ऐसा गांव है अनुसूचित जनजाति का जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है। बाकी सभी लोग आंशिक तौर पे प्रभावित है। और ये जो डैम का जो काम है कंप्लीट हो गया, करीबन 95-96% कंप्लीट हो गया। मुश्किल से 1% या 2% काम बचा हुआ है इसका जो है। अब ये लोग जो है पानी को इधर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इसमें जहाँ हम अभी खड़े हैं, और हमारी समस्याओं पर कोई भी आदमी गौर नहीं कर रहा है। जबकि हमारी मांग है कि भाई ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दी जाए, और ऐसे और भी मांगे हैं हमारी ज़मीन, लेकिन सबसे पहले हमारा एक भाई ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दी जाए जो है। लेकिन 2 महीने हो गए हैं आज, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई का मीटिंग नहीं बुलाई गई अभी तक। अच्छा, आप बताएं जी, आप यहाँ के रहने वाले, जरा थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? देखो, ये परियोजना का आपको सबको पता है 120 मेगावाट व्यासी परियोजना बनी जा रही है, ठीक है। हम लोगों को शुरू से बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो हम सारी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है विस्थापन सबसे पहले। अच्छा, विस्थापन। हमें ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। हमारा गाँव का यहाँ से पूर्ण रूप से विस्थापित है, ठीक है। हमारे गांव में कुछ नहीं बचेगा, हमारी ज़मीन सारी। सरकार ऐसा नहीं करती है तो आपका क्या स्टेप होगा? हम यही जल समाधि ले लेंगे, हमारा स्टेप लास्ट ये है। देखिए, अब गांव वालों का कहना यह है कि भाई हमें विस्थापित करे सरकार। अगर सरकार विस्थापित नहीं करती है तो हम यहीं पर ही धरने पर डटे रहेंगे और कार्य नहीं चलने देंगे कंपनी का। और जो है इसी में जो है जल समाधि लेने की इन्होंने चेतावनी दी है। अब देखते हैं सरकार इनके बातों पर क्या गौर करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्बर खान की रिपोर्ट। तो उधम सिंह नगर वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी RS मनराल को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर साल के गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। खटीमा तहसील के अंतर्गत ग्राम पहनिया और बूढ़ा किसनी के बीच आज सुबह अंधेरे में साल के 8 गिल्टों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जाया जा रहा था, जहां मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली व गिल्टों को कब्जे में ले लिया। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया कि कोई जो है मुखबिर द्वारा कि एक ट्राली में माल आ रहा करके जो। तो मैंने तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है एक टीम गठित करी। गठित करने के उपरांत जो है मेरे को द्वारा बताया गया कि जो है पैनिया और बूढ़ा किसी के बीच में कोई ट्राली जा रही है। मेरा स्टाफ जो है तुरंत वहाँ गया और जा कर के उसको ट्राली को कैचअप किया। जैसे ही उनने घेराबंदी करी मेरे स्टाफ द्वारा, तो जो है वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा या जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। मौके पर हमारे स्टाफ के द्वारा जो है साल से लदी जो 8 गिल्टे जो बरामद किए गए हैं। तो खबर लक्सर से, जहां सेठपुर में बाइक सवार युवकों ने ग्रामीण के घर पर कई फायर किए गए और घर में मौजूद ग्रामीण की पत्नी व बेटी ने छिपकर जान बचाई। बाद में युवक हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हवाई फायरिंग के दौरान पड़ोस की महिला को गोली लगने से वो बाल बाल बच गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों की शिनाख्त कर रही है।
मोटरसाइकिल थे जी, इधर से आए 3 जने थे जी, कुछ पर डंडे थे फाड़े के, जो पिछली तरफ तो उन पर कट्टे थे सफेद इतने बड़े बड़े। मैं अपने लड़के को देख कर जी अपर को पर तैरते में फिर यहाँ का मैं तरफ को बराबर साइड करी, उन्होंने फायर मेरे गैल में सीधी मैं अपने लड़के को लेकर पड़ोसी के यहाँ पड़ गई, खुला पड़ा है मेरा यहाँ से सारे में। कितने फायर किए जी? फायर तो उन्होंने 3 करी मेरे गैल के सामने और करते चले गए, और आसमान में फायर करी उन्होंने। तो कोरोना काल में हर तरफ लोग डरे हुए हैं। कोरोना महामारी से निपटने का एकमात्र रास्ता है टीकाकरण, लेकिन टीके को लेकर बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं। कुछ अफवाहें हैं जिनकी वजह से लोग टीकाकरण कराने से डर रहे हैं और टीका केंद्रों पर जाने से बच भी रहे हैं। ऐसी एक जगह है टांडा भनीड़ा, जो मंगलौर में है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी बेसिर पैर की बातें फैली हुई हैं। मंगलौर के टांडा भनेड़ा गांव में इन्हीं अफवाहों की वजह से टीका केंद्र पर कोई भी टीका लगवाने नहीं जा रहा था। गांव के लोगों का कहना है कि टीका को लेकर गांव में ऐसी बातें फैली हुई हैं कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो अगर टीका लगवाते हैं तो उनके बच्चे नहीं होंगे, और जो लोग 45 साल के हैं अगर वो लोग टीका लगवाते हैं तो 2 साल बाद उनकी मौत हो जाएगी। जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अफवाहों की वजह से गांव के लोग 4 दिन तक टीका लगवाने केंद्र नहीं पहुंचे, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया है। तो सोशल मीडिया के जरिए जो 18 प्लस पॉपुलेशन है उसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो आपको बच्चे नहीं होंगे, और जो 45 प्लस के आदमी हैं उनमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि 2 साल बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोरोना से पूरा विश्व परेशान है। खासकर भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे हर कोई वाकिफ है। लोग ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, और अब कोरोना की तीसरी लहर की बात भी हो रही है। तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया है, और इसी क्रम में 4 दिन पहले मंगलौर के टांडा भनेड़ा में भी टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया। लेकिन 4 दिन बाद भी एक भी व्यक्ति टीका लगवाने शिविर नहीं पहुंचा। कोरोना टीके को लेकर फैली अफवाहों की वजह से 4 दिन तक किसी भी व्यक्ति ने टीका नहीं लगवाया, जिसकी सूचना मिलते ही सीओ, सीडीओ और डीपीआरओ की पूरी टीम ने गांव पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर टीका लगवाने के लिए राजी किया। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में चल रहा है, हमारे राज्य और जिले में भी चल रहा है, और सामान्य तौर पर हर गांव में इसके लिए लग रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, आंगनबाड़ी, आशा, ये लोग प्रचार करके कर रही हैं। लेकिन कुछ गांवों में जहां गलतफहमियां, अफवाह ज़्यादा हो गई है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन टीका तो ऐसा चीज़ है जब सब लोग लगा लेंगे हर गांव में, और सब लोग, तभी सब लोग सुरक्षित हो पाएंगे, क्योंकि एक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा है। तो ऐसे गाँवों को विशेष तौर पर हम लोगों ने फोकस किया है। लेकिन अभी प्रधान जी हैं, पार्षद हैं, सबके प्रयास से काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, चाहूँगा कि सभी से, आपसे भी वो अपील है कि आप अपने माध्यम से भी सबको बताएं कि ये इंजेक्शन पूरा सेफ है, या किसी के लिए नहीं बना है कि हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है, सब एक ही वैक्सीन है। अगर कहीं किसी के मन में कोई वहम हो, दूर करना चाहिए।